और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको टिहरी से खबर बताते हैं, जहां गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। देर रात हिंडोला खाल नीरगड्डू रोड पर हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां खाई में गाड़ी गिर गई है और सड़क हादसे में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में सौरभ सिंह जुड़ गए हैं। सौरभ, कैसे हुआ ये हादसा और क्या सभी लोग एक ही परिवार के हैं? जी, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र नगर के हिंडोला खान नीरगड्डू रोड की ये घटना है, जहां कखुर के पास देर रात में बोलेरो कैंपर जो वाहन है ये खाई में गिर जाता है। उसके बाद इसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोग गंभीर घायल हो जाते हैं, जिन्हें किसी तरह प्राइवेट वाहन से एम्स भेजा जाता है। और जो 2 लोग थे जो सामान्य घायल थे, उन्हें नरेंद्र नगर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर रात में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास ये घटना बताई जा रही है। और जो 4 गंभीर घायल थे, उसमें से एम्स में इलाज के दौरान अभी फिलहाल 2 लोगों की मौत हो गई है। और जो सभी लोग हैं ये नरेंद्र नगर और आगरा खाल के आसपास के बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश से आगरा खाल ये बोलेरो कैंपर जा रहा था देर रात में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और राजधानी के कई इलाकों में देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 15 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। कुमाऊं समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिर आपको दिखा रहे हैं, कुमाऊं समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट व्यक्त किया गया है। कुमाऊं समेत कई जिलों में बारिश, 15 सितंबर तक ये बारिश जारी रहेगी। राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जबरदस्त बारिश होती हुई। मौसम का हाल उत्तराखंड के आपको हम बता रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है। सबके बीच 3 दिन तक और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, कई दिनों से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि आने वाले 3 दिनों तक भी बारिश हो सकती है। फिलहाल किस तरह के हालात हैं वहां पर? देखिए, देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात तो जबरदस्त बारिश हुई। अगर अभी की मैं बात बताऊं, अभी भी सुबह से ही बारिश हो रही है और अगले 3 दिन 13, 14 और 15 यानी कि आज से लेकर 15 तारीख तक बारिश का ये दौर जारी रहने वाला है। तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है। पिछले 2 दिन में भी हमने देखा, अगर देहरादून की बात करें तो दिन भर तेज धूप रही, लेकिन देर शाम होते होते मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। फिर ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कुमाऊं में लगातार तेज बारिश हो ही रही है और वहां पर भी 15 तारीख तक के लिए यह कहा गया है कि तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। भारती, क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों जब तेज बारिश हुई थी, कई जगह पर हमने देखा कि घर ढह गए और जो नदियां थी वो भी उफान पर आ गई थी। लोगों को आवाजाही में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से जब अलर्ट जारी किया गया है, तो नगर निगम और प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, अगर अभी की मैं बारिश की बात करूं, ये मानसून के जाते हुई बारिश है और अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेड अलर्ट नहीं है, क्योंकि जब रेड अलर्ट देखने को मिलता है तब अगर हम बात करें तेज बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। हालांकि अभी भी इंतजामात की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ों में जेसीबी डिप्यूट्स हैं। अगर कहीं पर भी रोड ब्लॉक होती है तो वहां पर उनको खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पूरे मानसून सीजन में देखा। लेकिन जबरदस्त बारिश के बीच में दिक्कत ये आ जाती है कि जो जेसीबी लगी होती है वो भी रोड नहीं यहाँ पर खोल पाती हैं, उनको खोलने में भी दिक्कतें पेश आती हैं। हालांकि फिलहाल के लिए जो अलर्ट ये मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। और राज्य में डेंगू के 80 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1262 पहुंच गया है। अकेले देहरादून की अगर हम बात करें तो 23 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि अन्य मरीज राज्य के अलग अलग हिस्सों से हैं। मैदानी इलाकों में डेंगू के ज्यादा मामले हैं, जबकि पहाड़ों पर भी अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। तो डेंगू उत्तराखंड के लिए खतरा बना हुआ है और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो देहरादून से सामने आ रहे हैं।
और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डेंगू के संभावित 5 मरीज भर्ती होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अस्पताल प्रशासन का कहना है डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। साथ ही डेंगू के लिए एक नोडल फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती की गई है। अभी जिला अस्पताल उत्तरकाशी में डेंगू के ऐसे 5 संभावित मरीज भर्ती हैं जिन्हें डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है और जो है ऊपर से मिले निर्देशानुसार हमने जो है डेंगू हमारे जिला अस्पताल में जो 10 बेड का डेंगू वार्ड भी स्थापित है। उसमें जो है मच्छरदानी लगी, पूरा वार्ड जो सेपरेट किया गया है। और इस समय हमारे पास जो है 5 संभावित जो है मरीज, कन्फर्म मरीज नहीं लेकिन संभावित जो लक्षण वाले थे वो 5 मरीज लिटा रखे हैं। डेंगू मरीजों की संख्या कुमाऊं के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही है, जिससे कि लोगों की टेंशन भी बढ़ गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले नैनीताल जिले से रोजाना 10 से 15 मरीज डेंगू के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। निगम के स्तर पर अभी ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम के स्तर पर जो फॉगिंग का छिड़काव का, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का, लावा सिडाल के छिड़काव का काम है वो लगातार जारी है। पहले रोस्टर के हिसाब से किया जा रहा था। इस बीच जहां पर केस ज़्यादा आ रहे हैं वहां पर रोस्टर से बाहर जाकर के अलग टीम लगा के भी हम करने का काम कर रहे हैं। फॉगिंग लगातार की जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक किसी भी मरीज को ब्लड की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। मेडिकल कॉलेज का दावा है कि उनके पास ब्लड की पर्याप्त यूनिट है। मैनेजमेंट के लिए है, जो उनको ट्रीटमेंट चलना है वो उसका तैयार हैं। और अगर जो कोई किसी बहुत रेयर केसेस में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि जहाँ प्लेटलेट का मतलब लगाना ही है, तो जो है तो वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है और उसकी पर्याप्त मात्रा में वो है ब्लड एडिक्वेट ब्लड बैंक में है। दरअसल मानसून का समय खत्म होने के बाद भी बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में जगह जगह पानी भर रहा है और इसी पानी में डेंगू पैदा हो रहा है। डेंगू के इसी डंक से लोग बीमार हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ मीटिंग्स जारी हैं। हल्द्वानी में आज बीजेपी दूसरे सम्मेलन में शामिल होगी। नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर मीटिंग होगी और कल टिहरी सीट को लेकर देहरादून में हुई बैठक के बाद अब नैनीताल सीट को लेकर सम्मेलन है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आने वाले 24 चुनावों के लिहाज से भी बीजेपी के लिए ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम हो जाती है। हर क्षेत्र पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। देहरादून में कल धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सर्विस सेंटर पॉलिसी समेत 6 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी और साथ ही पंप स्टोरेज प्लॉट पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि सर्विस सेंटर पॉलिसी में हेल्थ, एजुकेशन और साथ ही फिल्म और मीडिया, आईटी, होटल, डेटा सेंटर और वेलनेस को शामिल किया गया है। इनमें निवेशकों को जमीन पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया है और मास्टर प्लान के लिए औली विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला लिया गया। उधम सिंह नगर स्थित गैस आधारित 2 पावर प्लांट को चलाने के लिए सीएनजी पर लगने वाले वेट को कम करने का भी फैसला लिया गया है। आज की कैबिनेट एक रिलेटिवली छोटी कैबिनेट थी, केवल 6 मत थे। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाए।
दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। समिट के लिए सिंगापुर, ताइवान, यूएई में रोड शो का आयोजन होगा और लंदन के पहले रोड शो में खुद सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसके लिए फाइनल रोड मैप तैयार हो गया है। 14 सितंबर को दिल्ली में कर्टन रेजर होगा। 25 से 28 सितंबर को पहला इंटरनेशनल रोड शो होगा। लंदन के पहले रोड शो में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी के साथ अफसरों की पूरी फौज होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिंगापुर और ताइवान, तो 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। देश में 3 अक्टूबर को दिल्ली में पहला रोड शो होगा। इसके बाद 6 अन्य रोड शो अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में आयोजित कराए जाएंगे। कर्टन रेजर्स का भी कार्यक्रम है, उसके बाद रोड शो होगा। उसके बाद अगर विदेशों में भी जहाँ की प्रोग्राम बने हैं उन प्रोग्रामों में हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे या जहाँ जरूरत होगी तो हम लोग भी भाग लेंगे। उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि उत्तराखंड आए। जो हमारे इंटरनेशनल रोड शोज हैं, ये पहला रोड शो लंदन में शुरू होगा, तो ये 25 तारीख से 28 तारीख तक कराया जाएगा और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सिंगापुर और ताइवान रखा है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए सरकार ने 27 नई पॉलिसी भी बनाई है और मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारियों से सुझाव लिए तो जल्दी पावर सेक्टर का समिट भी आयोजित किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर बद्रीनाथ से है, जहां पर चरण पादुका रूट पर 2 नाबालिग रास्ता भटक गए थे। एसडीआरएफ ने दोनों का सकुशल रेस्क्यू किया। जिगर कुमार और गोल कुमार बिहार के रहने वाले हैं और बिना रास्ता पता किए चरण पादुका रूट पर चले गए थे, जिसके बाद में रास्ता भटक गए। उनके परिजनों ने एसडीआरएफ को खबर दी, जिसके बाद दोनों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर लाया गया। चमोली के थराली के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई। उस वक्त स्कूल की छुट्टी थी और बच्चे पढ़ाई के बाद अपने घरों को जा चुके थे। कॉलेज प्रशासन और खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कोरोना काल के दौरान राज्य में स्किल डेवलपमेंट में हुए 70 करोड़ के घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसमें शामिल कंपनियों और साथी संस्थाओं को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। हल्द्वानी के एहतेशाम खान ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और याचिका में कहा गया है कि सरकार के सहयोग से चलने वाली कौशल विकास योजना में गड़बड़ी है और कोरोना के दौरान इनमें बड़ा खेल किया गया। याचिका में कहा गया कि कोरोना के दौरान सभी कार्यों पर रोक थी, लेकिन कौशल विकास पे प्राधिकरण के नाम पर 70 करोड़ का घोटाला किया गया। बावजूद इसके सरकार ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। मसूरी के होटल में हुए युवक के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जिस हाथ में प्रेमिका ने प्रेमी का नाम गुदवाया था, उसी हाथ में प्रेमी की बेरहम हत्या कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथ में अपने प्रेमी कपिल का नाम गुदवाने वाली ये 18 साल की कुदरत है, जिसने शनिवार को अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर कपिल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 साल का कपिल रुड़की का रहने वाला था। इसका शव मसूरी के एक होटल में मिला था। मसूरी में ही रात में कुदरत ने कपिल को शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे कपिल ने दोनों के अलग अलग धर्म होने के चलते इंकार कर दिया, जिस पर दोनों भाई बहन ने मिलकर कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी और शव बेड के नीचे छुपाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों भाई बहन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे। दोनों आरोपियों ने पहले कपिल को घुमाने के लिए हरिद्वार बुलाया और तीनों कपिल की गाड़ी से ही हरिद्वार से मसूरी गए और रात में मसूरी में ही रुके थे। कुदरत से शादी से इंकार करने पर कपिल की हत्या की गई। मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान
इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूंगा, मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रेम कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलने की वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवाई, तो दूसरी ओर भाई बहन अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में होमगार्ड का फिजिकल देने आई युवती के साथ एक महिला और व्यक्ति ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि जिस युवती की पिटाई हुई है वो भरान गांव की है और 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ समय से युवती अपने मायके में रह रही थी। लेकिन आज जब युवती होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए रामलीला मैदान पहुंची तो ससुराल वालों ने युवती की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्शकों के लंबे इंतजार के बाद अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन में तब्दील करने की कवायद तेज हो गई है। अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो फिर पिथौरागढ़ के लोगों को एक बड़ा फायदा होगा। जागेश्वर धाम, हाट कालिका और साथ ही पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थ यात्रियों की भी रास्ते और राह आसान हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा सुधरी नहीं। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। यही नहीं, इस रोड पर सफर करने में काफी समय भी जाया होता है। लेकिन अब इसी रोड को 2 लेन में बदलने की कोशिशें तेज होने लगी हैं। 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की डीपीआर बनाने के लिए एनएच ने पहल शुरू कर दी है। अल्मोड़ा पनार जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में सिंगल लेन निर्मित है। इसका 2 लेन चौड़ीकरण के लिए डीपीआर का कार्य हमने इस साल प्रस्तावित किया है और टेंडर के लिए हमने बिड डॉक्यूमेंट बना के अपने मंत्रालय देहरादून ऑफिस भेज दिए हैं। इसके इस रोड के 2 लेन बनने से पिथौरागढ़ के लोगों के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। जागेश्वर धाम हर साल लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, मगर सिंगल रोड होने के कारण उन्हें खास की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो तय है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी इजाफा होगा। अल्मोड़ा से पनार के लिए 2 लेन डीपीआर हमारा तैयार हो गया। उसमें हम जल्दी बजट भारत सरकार के माध्यम से, नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से लेकर आएंगे। इस रोड का भी काम हम बहुत बड़ी भांति करेंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इससे इस इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि समय के साथ ये रोड 2 लेन में तब्दील हो जाएगी, ताकि लाखों लोगों का सफर आसान होने के साथ ही सुरक्षित भी हो सके। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में मंगलवार से सिल्क एक्सपो का उद्घाटन कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से लगाए गए एक्सपो में 16 अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगे हैं। उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन ने दून सिल्क के नाम से ब्रांड तैयार किया और कृषि मंत्री ने कहा कि 10 लाख रुपए का सिल्क यूरोप भेजा गया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। अभी उत्तराखंड हर साल 1.5 लाख मीटर रेशम का उत्पादन कर रहा है। देखिए, आज सेंट्रल सिल्क बोर्ड, भारत सरकार व रेशम फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा एक सिल्क एक्सपो का आयोजन यहां पर किया गया, जिसका शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला और पिछले समय पर मैं इनके कार्यक्रम में जा रहा हूं। खबर देहरादून से। प्रदेश के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत। इसके साथ ही 117 मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी का सिलेबस। मामले में जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, पहले चरण में 4 मॉडर्न मदरसे चिन्हित किए गए हैं जहां संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही शम्स ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ संस्कृत पढ़ना जरूरी है और मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं ये बदलाव हो।
और उन मॉडर्न मदरसों में एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। तो हम उसमें अब मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के वहां से निकलेंगे। तो जब एनसीईआरटी के सिलेबस में साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो संस्कृत भी है, तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हरिद्वार जिले में डेंगू के केसेस बढ़ने के चलते अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया और घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। विकासनगर में अखिल भारतीय योग संगठन ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा। रुद्रप्रयाग में एक शख्स पैर फिसलने से नदी में गिर गया। जो दिल्ली से रुद्रप्रयाग घूमने आया था, लेकिन नहाते वक्त नदी में पैर फिसलने से हादसा हो गया। हल्द्वानी के मटन गली में व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आपत्ति दर्ज करने को कहा है और 6 दिसंबर से पहले पक्ष दाखिल करने का आदेश दिया। चक्राता के खतद्वार के ग्रामीणों ने दावापुर बैरावा मार्ग का डामरीकरण न होने के चलते धरना दिया। साथ ही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। बुग्यालों के संरक्षण को लेकर चलाया गया अभियान जोशीमठ के रेगड़ी गांव में खत्म हो गया है। औली से लेकर कुमारी के पास 1 दर्जन से ज्यादा बुग्याल है। हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों को अब अच्छा इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कैदियों को सीआरएस फंड से एक एम्बुलेंस दी है। महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई। साथ ही कुपोषित महिलाओं को पोषण किट भी बांटी। बागेश्वर के गरुड़ में कोट भ्रामरी मेले को भव्य बनाने के लिए मेला कमेटी ने एक बैठक की। मेला कुमाऊं और गढ़वाल का व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है।